नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन वाला पोर्शन लेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है, तो इसको हम क्रम वाइज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नंबर फर्स्ट, बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए जिस धातु का प्रयोग होता है वो धातु होती है पारा। ठीक है। और इसके अलावा जो थर्मामीटर है, इससे हम लोग शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। सिस्मोग्राफ यूज होता है भूकंप तीव्रता, तथा जो हाइग्रोमीटर है उससे वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग जो साथ में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको बारे में भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधि पौधा? तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बेलिसस थुरिजिनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें हानिकारक कीटों से पौधे की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड, H2H, HCl या नाइट्रोजन? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर पे, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों और ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा वन, सवाना वन या मरुस्थलीय वन? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के वन जो पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने, केला पकाने या कोई भी फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaC2। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल को पकाने में सहायक होती है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आंत्र ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग एक जीवाणु के द्वारा फैलता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफोसा, जो दूषित जल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। और ये प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये इसके लिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और मीथेन, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है जिसका सूत्र होता है CH4। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के द्वारा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? केला, गन्ना, बांस या सरसों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विबीजपत्री पौधा कहते किसे हैं। तो वे फसलें जिनके जो बीज होते हैं दो पत्ती वाले या दो दल वाले होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना इत्यादि। तो इसमें जो सरसों है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या जड़ के द्वारा। तो पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचारण जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो भारत का सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम जो ग्रंथ है वो है हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, सूक्त, और 10 मंडल हैं। तो ये रही बातें कुछ ऋग्वेद से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन उसी से हमने लिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार होता है? नंबर पहला ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, चौथा आर्गन एवं ओजोन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। इन गैसों में जो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत होता है 78%। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। इसका जो परसेंट होता है वो लगभग 21% होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा जो वायुमंडल में जो 99% भाग हो जाएगा वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा का विकसित करना, छात्रों
के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक व पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट, कार के रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? मिट्टी का कठोर होना, उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, पौधों में लवण सांद्रता अधिक होती है। तो इसके लिए आप का क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी में क्या हो पाया जाता है, लवणों की सांद्रता अधिक होती है। तो हमारा जो नंबर 4 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? परीक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, परीक्षा प्रणाली को महत्व देते हुए। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है जो शिक्षार्थियों में अनावश्यक जो परीक्षा के प्रति भय होता है वो उनसे निकल जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकरण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चलते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे धीरे धीरे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग आती हैं। तो चरने वाले जो पशु हैं वो वनस्पति को चुनकर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यह हस्तियों की जगह आप कर लीजिएगा अस्थियों, इधर हो जाएगा अस्थियों। ठीक है, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है।